थोड़ा सा समझते हैं संविधान के अन्य चीजों को, ठीक है ना। तो उसमें आपके 3 से 4 टॉपिक को पहले यहाँ पर एक कंपैरिजन करवाता हूँ, समझना। ये किताब में नहीं मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, ये इधर ही मिलता है BIA के बोर्ड में, ठीक है। तो अभी किताब को बंद कर दीजिए, अब यहाँ से अच्छे से समझेंगे। तो पहले चारों को कंपैरिजन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्रीलिम्स में आप उम्मीद कर सकते हैं आएगा, ठीक है। बट पहले इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, पहले समझते हैं इन चारों को, उसके बाद फिर एक एक को इंडिविजुअल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल बनाओ आप लोग सभी कॉपी में, ऐसा टेबल बना रहा हूँ ना, स्केल खींच लेके बनाओ, जैसा बनाओ आपके मन के ऊपर है, पर बनाओ, बनाना जरूरी है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे आपका प्रस्तावना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अंकन, इसका संविधान में अंकन कहाँ पर है? संविधान में अंकन, ये किसका अंकन कहाँ पर है? संविधान में शुरुआत में है, संविधान की शुरुआत में, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ पर अंकित है? भाग 3 में। ये कहाँ पर है? भाग 4 में। ये कहाँ पर है? 4 में। इसको पहले ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद ये सभी भागों में संशोधन कब कब हुआ? संशोधन, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति जो है उसमें क्या क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद भी यहाँ लिख सकते हो, अनुच्छेद आपका प्रस्तावना के लिए तो कोई अनुच्छेद नहीं है। मौलिक अधिकार के लिए कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। DPS भी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर कहाँ तक है? 51 की 52, 51, 51, ठीक है। और ये क्या आपका 51 का या ए लिख सकते हो, 51 एक ही उसमें से वो है, ठीक है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसमें? 12 से 35 उसमें, 36 से 51 उसमें, 51 का, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? संशोधन। तो देखो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में? केवल एक ही बार हुआ है। और कौन से संशोधन से हुआ था? 42 की 44, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है ना। तो केवल एक बार हुआ, और कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, जब यहां पर कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद और इंटेग्रिटी, क्या बोलते हैं इंटेग्रिटी को? एकता, ठीक है ना, एकता ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये 3 शब्दों को यहां पर जोड़ा गया था, ठीक है ना। ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और एकता, क्लियर है। ये 3 शब्दों को यहां पर जोड़ा गया था, क्लियर है। मौलिक अधिकार अनेकों संशोधन हुए हैं, इसमें अनेकों बार संशोधन हुआ। इसमें जो प्रमुख हुआ संशोधन वो कब कब हुआ इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यही संशोधन देखेंगे आपका 44वां संशोधन। 44वें से क्या हुआ था कि मौलिक अधिकारों की सूची में से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे सूची के बाद, अब कितने हैं? केवल 6 हैं, तो ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? जो कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में था, उसको हटाकर उसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और अभी वर्तमान में वो 302 अनुच्छेद 302 नहीं 300 का में रखा गया है, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? मौलिक अधिकार, ये तो बताया था पहले, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो लिखो। मौलिक अधिकार के रूप में क्या था? संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया और उसको वर्तमान में 300 का के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार के रूप में अंकित किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और प्रमुख संविधान संशोधन हुआ, कब? 86। इसमें क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की सूची में एक नया मौलिक अधिकार 21 का के रूप में जोड़ा गया, 21A या 21 का के रूप में जोड़ा गया, जो कि क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को इसी में क्या कर दिया गया? संशोधित करके डाला गया, ठीक है। इसको छोड़कर और भी संशोधन हुए हैं, पर ये प्रमुख 2 है, इसको ध्यान रखेंगे। एक तो और का कौन सा याद रख लो, इसी में रखना है, तो 97। इसमें क्या किया गया? सहकारिता गठन जो होता है, ठीक है ना। तो सहकारिता गठन के लिए आपको बोला गया कि आपका अनुच्छेद 19 में बताता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, संस्था बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो 19 के अंतर्गत हमको सहकारिता बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया, और वह एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत सहकारिता बनाने का अधिकार जो है उसको भी एक मौलिक अधिकार के रूप में डाला गया यहाँ पे,
ठीक है, ये 3 प्रमुख हैं, बाकी तो और भी संशोधन, लेकिन ये 3 एकदम प्रमुख संशोधन ध्यान रखिए। उसके बाद आता है आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व। ठीक है, तो इसमें भी संशोधन, तो पहली बात तो देखो, जब यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन हुआ तो वो इसमें भी प्रभाव डाला। इसमें क्या किया गया, जो अनुच्छेद 45 था, अनुच्छेद 45, इसको संशोधन किया गया। पहले यहाँ पर अनुच्छेद 45 में लिखा होता था शिक्षा का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब उसकी जगह यहाँ लिख दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनका पोषण और उनके चीजों का रक्षा करना क्या होगा, राज्य का एक कर्तव्य होगा। ठीक है ना, 0 से 6 वर्ष के बाल बच्चों के पोषण का और उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, सहकारिता को यहां पर लाया गया, सहकारिता को यहां पर लाया गया। तो जब सहकारिता को यहां पर लाया गया, तो जहां पर सहकारिता पहले था 43 में, तो यहां पर 43 में एक नया जोड़ा गया 43B, 43 खा जोड़ा गया, खा, तो जिसके अंदर क्या बोला गया कि सहकारिता जो हम गठित करेंगे उसको क्या करना है, उसको प्रचार करना है, प्रमोशन करना है। ठीक है ना, तो उसका अधिकार दिया गया है। राज्य को क्या करना होगा, जो भी सहकारिता बनेगी उस सहकारिता को वो प्रोत्साहित करेंगे। क्लियर है। और मौलिक कर्तव्य देखोगे तो ये मौलिक कर्तव्य शुरुआत के संविधान में नहीं था, इसको लाया गया है। तो पहली बात तो मौलिक कर्तव्य शुरू में था नहीं, तो पहली बात उसको लाया गया। ठीक है, कहां से लाया गया, तो पहली बात एक समिति बनाई गई थी, श्रवण सिंह समिति या स्वर्ण सिंह समिति, उसके बोलने पर लाया गया था। लिख लो समिति का नाम, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और इसको लाया गया था संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। और बाद में इसमें भी केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, केवल एक संशोधन, याद रखना। अब ऐसा है कि डीपीएसपी में 2 संशोधन हुए थे, नहीं, एक से तो आया था, उसके ऊपर संशोधन तो एक ही बार हुआ है। और कब हुआ है संशोधन, इसी 86 से हुआ है भी संशोधन। और यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें ये बोला गया कि ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा का अधिकार है, उनके माता पिताओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को उस शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचाएं। 11वां मौलिक अधिकार यहाँ से, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्लियर है। अब देखते हैं इनकी शुरुआत या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो प्रस्तावना की उत्पत्ति कहाँ से है, जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आए थे, उद्देशिका प्रस्ताव। इसका उत्पत्ति कहाँ से, उद्देशिका प्रस्ताव से, उद्देशिका प्रस्ताव, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ठीक है, और उसकी भी अगर शुरुआत देखेंगे तो कब हो गई थी, कांग्रेस के लाहौर सत्र में, जहां पर पहली बार इसको रखा गया था। और उन्होंने क्या बोला था कि हम 26 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अगर इतिहास में देखोगे तो कांग्रेस के लाहौर सत्र में, और ऐसे देखेंगे तो उद्देशिका प्रस्ताव जो संविधान बनने के पहले रखा गया था, तो इसकी शुरुआत वहां से हुई थी। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार की शुरुआत कहां से हुई थी, अमेरिका में क्या है, बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से, क्लियर है कि वहां के बिल ऑफ राइट्स से। डीपीएसपी जो है, इसकी अगर देखा जाए तो हम लिए कहां से हैं, आयरिश से, लिए तो आयरिश से हैं, पर डीपीएसपी दिखता किसके समान है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हमारे भारत सरकार जब चल रही थी तो गवर्नर होते थे, तो गवर्नर को क्या करते थे, निर्देश की एक सूची देते थे, ये कार्य आपको करना होगा। कौन देता था, ब्रिटेन वाले देते थे। उसी के जैसे ये दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये किसके रूप में दिखता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर को दी जाती है। ये उसके जैसा दिखता है, ये बिल ऑफ राइट की तरह समान दिखता है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान दिखता है, ये उद्देशिका प्रस्ताव के समान दिखता है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है उसको लाया तो गया था यहीं से, स्वर्ण सिंह समिति, पर इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो कहां से थी, यूएसएसआर, रूस, संयुक्त रूस। तो संयुक्त रूस वहां पर से इसकी शुरुआत हुई थी, और स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर इसको लागू किया गया था। तो एक तो हो गया कि इसका शुरुआत कहां से था। ठीक है, अब ये जो है ये करते क्या है, क्यों इसको दिया गया, क्यों, इसकी क्या जरूरत है इसकी, क्यों और ये है क्या। ठीक है, तो पहली बात जो प्रस्तावना है उसको क्या बोलते हैं, संविधान का दर्शन। प्रस्तावना क्या है, ये संविधान का एक दर्शन है, संपूर्ण संविधान हमारे से क्या चाहती है,
संविधान हम लोगों से क्या चाहती है, संविधान इस सरकार से क्या चाहती है, संविधान इस देश को किस रूप में रखना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये संविधान का दर्शन है। इसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना को ही संविधान का दर्शन, कि संविधान क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है संविधान, संविधान कैसा भारत चाहता है, वो सारा चीज उसकी प्रस्तावना उल्लेखित करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संविधान का दर्शन भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसको संविधान के दर्शन के रूप में रखा गया है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी कार्ड, ये उसका क्या है, आईडी कार्ड है। इसको देख लिया मतलब आप संविधान समझ गए। फिर क्या पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर पढ़ लेते हैं, एग्जाम में सारा क्वेश्चन आएगा तो लिख दिया करो उसमें, प्रस्तावना देखा क्या ठीक, जब यही है सब कुछ तो, लेकिन बोला जाता है कि यही क्या उसका आईडी कार्ड है। अच्छा, मौलिक अधिकार क्या करता है, क्यों लाया गया, मौलिक अधिकार इसलिए लाया गया ताकि लोगों के अधिकारों का रक्षा कर सके। ठीक है ना, लोगों को उनके अधिकार दिए जा सके और उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके सही तरीके से, और ऐसा करने से लोग से क्या स्थापित होता है, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। तो इसको एक मुख्य रूप क्या था कि राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो पहली बात तो ये क्या कराता है, राजनीतिक लोकतंत्र। मंत्री जी आए हैं क्या, आज कहाँ से आएंगे, तो वहां बैठे हुए हैं। तो पहला क्या आपका, राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा स्थापित करता है। दूसरा, एक व्यक्ति के संगीण विकास या संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। व्यक्तिगत चतुर्मुखी विकास, व्यक्तिगत संपूर्ण विकास कब होगा, संपूर्ण विकास क्या होता है, चौमुखी विकास किसको बोलते हैं, चौमुखी विकास एक व्यक्ति का क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्या होना होगा, फिजिकल फिट। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आएगा आपका, भौतिक विकास, शरीर अच्छा रहेगा तो कुछ और करोगे। ठीक है ना, तन अच्छा है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, मानसिक विकास। ठीक है ना, शरीर और मन ये दोनों आपका यही नहीं है तो क्या कर लोगे। ठीक है ना, तो पहली बात क्या होना चाहिए उसका, शारीरिक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा उसका होता है इंटेलेक्चुअल, हाँ, एक का मानसिक, एक देखो, एक होता है शारीरिक, उसका होता है मानसिक, उसका आता है बौद्धिक। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, मतलब वो पढ़े लिखे सीखे, सब चीज को जाने, उसको ये अधिकार दिया जाए कि उसको शिक्षा मिल पाए, तो सब चीजों को जान पाए। और उसके बाद होता है आध्यात्मिक विकास, चौथा रूप है आध्यात्मिक। तो सबसे बच्चा जब छोटा होता है पैदा, तो उसको बोलते हैं जा बेटा खेल, तो उसे खेलने में ध्यान रखते हैं। जब वो खेलता है तो खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा ना कर ले, गाली गलौज ना सीख जाए, बक आ रहा है, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको मानसिक रूप से उसको नैतिक शिक्षा भी देते हैं कि भाई उसका मानसिक विकास भी अच्छे से हो, कि सही चीज़ों को पढ़ पाए, बचपन में अच्छे से पढ़ पाए। छोटे बच्चा अगर बचपन में सही से नहीं पढ़ा तो पूरे जीवन में नहीं सीख पाएगा, पढ़ाई लिखाई में उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। जिसका काखा गागा वीक होगा वो हिंदी नहीं सीख पाएगा, सिंपल सी बात। तो एकदम शुरुआती दौर में बहुत जरूरी है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ तो फिर भी समस्या है। ठीक है, उसके बाद दुनिया में आपको आना है, दुनिया में सब चीज जानना है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, लोगों से आप मिल पाते हो, मिलने का आपको अधिकार होना चाहिए, लोगों से बात करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, खाने का अधिकार होना चाहिए। जब ये सब नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, जिंदा रह के। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आता है आपका आध्यात्मिक विकास, सब हो जाता है, लास्ट में अध्यात्म चले जाना है, जरी विलीन होना है क्योंकि पंच तत्वों में। तो ये पूरा का पूरा रूप बनाकर किसने दिया है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार एक तो राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, दूसरा क्या करता है, व्यक्तिगत संपूर्ण विकास की अवधारणा को भी प्रस्तुत करता है और उसको रखता है। ठीक है, फिर राज्य के नीति निर्देश तत्व ये क्यों दिए गए हैं, ये दो तरह के लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक लोकतंत्र। तो ये क्या स्थापित करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र पहला। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, आपके एक ऐसे स्टेट को बनाने की बात करते हैं, एक ऐसे राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जो कि क्या होगा, सभी के लिए वेलफेयर का काम करेगा, वेलफेयर स्टेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वेलफेयर स्टेट को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या करता है, नैतिक, वो क्या आपके ऊपर एक नैतिक मूल्य की अवधारणा है कि हमारी ये नैतिकता बनती है कि हम देश के प्रति क्या करें।
तो नैतिक मूल्यों की ये अवधारणा है कि हमें देश के प्रति कैसे कार्य करने हैं और कैसा कार्य नहीं करना है। नैतिक मूल्यों की अवधारणा है। समझ आ गया सभी को? अच्छा, इसी बनाए थे कुछ कुछ, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या देखेंगे, इनमें ऊपर वाद, वाद क्या लिख सकते हैं, न्याय या न्यायालय, ठीक है। इसके क्या ये वाद योग्य हैं, क्या ये न्यायालय में जा सकते हैं, क्या इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं? देखो, अगर प्रस्तावना में कुछ लिखा है और वो चीज आपको नहीं मिल रही है, आप बोले कि प्रस्तावना में ऐसा लिखा और आपका नहीं हो रहा, तो क्या आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो? नहीं। तो प्रस्तावना में जो चीजें लिखी हैं अगर वो आपको नहीं मिल रही तो उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, तो वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, जो आप प्रस्तावना के नाम पर जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर नहीं सकते। प्रस्तावना क्या है, वाद योग्य है क्या? तो प्रस्तावना याद रखना कि वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, राज्य का नीति निर्देश तत्व वाद योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। तो वाद योग्य कौन सा है, केवल मौलिक अधिकार। वाद्य मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में जाकर उसको स्थापित करवा सकते हो अपने लिए, तो केवल और केवल आपके मौलिक अधिकारों को आप स्थापित करा सकते हो, बाकी में नहीं। पर दूसरी चीज, क्या न्यायालय इनका उपयोग कर सकता है? तो न्यायालय अपने निर्णय देने में या संविधान में जो भी चीजें लिखी हैं उसका मीनिंग समझने के लिए, अर्थ को व्याख्यात करने के लिए मौलिक अधिकार, ये बोल सकते हैं, प्रस्तावना का इस्तेमाल कर सकता है। तो न्यायालय अपने जजमेंट में, न्यायालय अपने निर्णय में एवं संविधान से संबंधित किसी भी तरीके के अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल कर सकता है। एक व्यक्ति क्या प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को अपने लिए लागू करवा सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी भी क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है, पर इन बातों को न्यायालय अपने निर्णय के समय में उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये चीजें हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। न्यायालय उसकी इस्तेमाल कर सकता है, पर वो वाद योग्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य छोड़ी हो जाएगा कि नहीं होगा? अभी तक जितना बताया है, तो ये क्या है, ये चारों के चारों चार महान स्तंभ भारत के संविधान के, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व और, ठीक है। कितना का टाइम? 1:30 बजे। क्या बोलते हो, पढ़ा दूं आगे? पक्का सह पाओगे? ऐसा तो नहीं होगा जुर्म हो रहा है? पढ़ा दूं ना? तो आप लोग बोल रहे हो बाद मेरे को नहीं आना चाहिए नाम कि आज रुक जाओ सर कल पढ़ाओ। फाइनल बता दो, क्योंकि वो राज्य का इतना सारा पढ़ना है, पहले बता दूं, और याद करना पड़ेगा ना, उसको छोड़ना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओ मत। अरे आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा संविधान, मानो ना मेरी बात, तू मान मेरी बात, तुझे जाने ही नहीं दूंगा। तो अरे नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, टेंशन मत। अच्छा हाँ, यहाँ कोई नहीं, तो मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, फिर उसमें भी सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ लो उसको, कोई दिक्कत नहीं।